Okay, so today we are starting with the section 348. इससे पहले तक की बात अपन ने पहले कर ली थी। अब नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। 348। पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो ये कहता है कि द एनी कोर्ट सबसे पहले सब एनी कोर्ट, पहली चीज ये लिखा था एनी कोर्ट एट एनी स्टेज। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, एनी कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता समन एनी पर्सन एज अ विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड एज अ विटनेस और रिकॉल और री एग्जामिन एनी पर्सन already examined, and the court shall summon and examine or recall or re-examine any such person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case। देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोर्ट के पास एक तरह की इनहेरेंट पावर्स है। ठीक है, इनहेरेंट पावर्स का मैनिफेस्टेशन है कि आप जब भी चाहें किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है या लिस्ट ऑफ विटनेस में है या नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स आप उसको कॉल कर सकते हैं। जब आप 165 इंडियन एविडेंस एक्ट देखते थे तो उसमें लिखता था पावर ऑफ द कोर्ट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो कोर्ट की जनरल जो पावर टू समन है वो आपकी 348 में दी हुई है, और एग्जामिनेशन की जो पावर है वो एविडेंस में दी हुई है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोर्ट को पावर देता है तो रिकॉल, री एग्जामिन, और अगर कोई व्यक्ति अटेंडेंस में है, भले उसको एज अ विटनेस कॉल नहीं किया गया था बट उसको बुलाया जा सकता है। इसका मतलब इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि राइटिंग को प्रूफ करने के लिए या हैंड राइटिंग या सिग्नेचर को प्रूफ करने के लिए तीन तरीके होते हैं मेनली। एक तो एक्सपर्ट से टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, वो तो हम देखेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन में। उसके साथ साथ एक चीज होती है कि समबडी हु इज अक्विंटेड विद द हैंड राइटिंग। ठीक है, जैसे कि आप लोग के साथ मैं नोट्स शेयर करता हूँ, डेफिनेटली वो टाइमली अभी नहीं हो पा रहे थे, होपफुली मंडे मतलब अब से टाइमली जाएंगे। बट जो नहीं हो पा रहे थे तो आपने मेरी राइटिंग देखी हुई है, ठीक है। तो इफ यू आर अक्वेंटेड विद माई हैंड राइटिंग यू कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन द कोर्ट टू टेस्टिफाई कि ये हैंड राइटिंग मेरी है या नहीं। ये दूसरा तरीका होता है। और तीसरा तरीका होता है कि कोर्ट जो है आपसे, मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो आपसे स्पेसिमेन सिग्नेचर या स्पेसिमेन हैंडराइटिंग मांग सकते हैं और वो खुद से मिला के डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी राइटिंग या सिग्नेचर है या नहीं। If a magistrate of first class is satisfied that for the purpose of any investigation or proceedings under this संहिता किसी भी प्रोविजंस में इट इज एक्सपीडियंट, मतलब जल्दी हो जाएगा, टू डायरेक्ट एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अक्यूज्ड आपसे पूछा जाएगा स्पेसिमेन सिग्नेचर से विटनेस के लिए जा सकते हैं, अक्यूज के भी ले जा सकते हैं। देखो यहां पे ये केस आता है कि ये पॉइंट आता है कि भाई आप कहोगे कि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है या नहीं। तो अगेन अगेन सेल्वी वर्सेस स्टेट और बहुत सारे और जजमेंट हैं। जब हम आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि दिस इज गिविंग स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग इज नॉट कंसिडर्ड सेल्फ इंक्रिमिनेटरी, या इट इज नॉट कंसिडर्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और इसको आप नहीं मानते हैं कि इट इज द विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। यहां पे तो आप एक एविडेंस दे रहे हैं। हाँ, कादिगालू ओगाड में भी ये बात समझाई गई थी। ठीक है, एविडेंस में हम पढ़ेंगे, ये सारे जो केसेस हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि इन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और फिंगर इंप्रेशन और हैंड राइटिंग और वॉइस सैंपल ही मे मेक एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। देखो दो चीजें होती है, एक होता है ये चीजें देना, एक होता है आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट जिनको बोलते हैं, नार्को एनालिसिस या इस तरह के जो जो मशीन या केमिकल्स से आपकी टेस्टिंग करी जाती है। तो लॉ कहता है कि वो जो टेस्ट है, नार्को एनालिसिस है या इस तरह के लाई डिटेक्टर टेस्ट हैं, ये वॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री नहीं लिए जा सकते हैं। अगर सामने वाले की कंसेंट है, अक्यूज की कंसेंट है, तभी लिए जा सकते हैं, इनवॉलेंट्री तरीके से नहीं लिए जा सकते। लेकिन ये जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है या वॉइस सैंपल है या हैंड राइटिंग है या थंब इंप्रेशन है, ये इनवॉलेंट्री भी लिए जा सकते हैं और ये एडमिसिबल होता है। तो इसमें वो वाला पॉइंट नहीं लगेगा, इसमें वो पॉइंट नहीं लगेगा। अर्जेंट नहीं हो तो करूं आधे घंटे में क्लास में।
तो द आइडिया इज कि ये चीज जो है इनवॉलेंट्री भी ली जा सकती है। ही मे मेक एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट इन द केस दैट द पर्सन टू whom द ऑर्डर रिलेट्स shall be produced and shall attend at any time and place specified, और ये signatures देगा। Provided no order shall be made under this section unless the person at some time has been arrested in connection with such investigation or proceedings, further provided the magistrate may for reasons to be recorded order to give sample without being arrested, वो दोनों कर सकते हैं। इसके बाद ये एक चीज होती है जो आज तक कभी नहीं हुआ और पता नहीं है आगे होता है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, बट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनी क्रिमिनल कोर्ट में if it thinks fit order payment on the part of the government of reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purpose of inquiry trial before the court। तो जो विटनेस होंगे या जो कंप्लेनेंट होंगे उन दोनों को, अक्यूज को नहीं मिलता है, कंप्लेनेंट और विटनेसेस अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, उनको एक कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। अगर वो आए हैं, पैसा खर्च किया, उनकी नौकरी की छुट्टी की है, उनका पैसा कटा है, बाकी चीजें हुई हैं, तो वो कर सकते हैं। अगला देखिए, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज 351, ये हमने पहले भी देखा था, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेज अपियरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट में, यहां पे मे शब्द का प्रयोग है, मे एट एनी स्टेट विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट्स कंसिडर नेसेसरी। तो पहली चीज ये है कि कभी भी केस को समझने के लिए कोर्ट के पास पावर है कि वो अक्यूज को जनरली एग्जामिन कर सकता है। यहां पे ही इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द केस इन अ बेटर वे, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन शैल, यहां पे शैल प्रयोग है आफ्टर द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड, हमने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में भी देखा था, एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस। तो अगर यहां तक बात पहुंच गई है तो प्रोसिक्यूशन के बाद किया जाएगा। लेकिन समन्स केस में अगर आपकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके एग्जामिनेशन को भी डिस्पेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेड, बार बार पूछा जाता है कि अगर 351 के बयान हो रहे हैं तो ओथ को एडमिनिस्टर किया जाएगा या नहीं। यू हैव टू रिमेंबर, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज व्हेन ही एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। द अक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू एनी पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर। तो यहां पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल लगता है कि अगर वो रिफ्यूज करता है तो यू कैन नॉट टेक एडवर्स प्रोसीडिंग और ही इज नॉट लायबल टू एनी पनिशमेंट। The answer given by the accused may be taken into consideration in inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry or trial। ठीक है, the court may take help of the public prosecutor and the defense counsel in preparing relevant questions which are to be put to the accused, and the court may permit filing of written statement by the accused as the sufficient compliance to this section। तो अगर उससे पूछना है तो रिटन स्टेटमेंट भी मांग सकता है और उसमें भी वो जवाब दे सकता है। ये बार बार पूछा जाता है कि 351 में अगर कोर्ट अक्यूज को एग्जामिन कर रहा है तो जो क्वेश्चंस हैं वो किससे किससे मदद ले सकते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो भी एपीपी है या प्रोसिक्यूटर है एंड द डिफेंस काउंसिल, दोनों से बात करके समझौता करके ये जो है ले सकते हैं क्वेश्चंस को। सर थोड़ा थ्रो, ठीक है। देखो स्लो क्या, ये सेक्शन हम पहले भी डील कर चुके हैं बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा था। देखो 351 सिंपल है, 351 सिंपल है, 351 सिंपल है। हेलो, सो द आइडिया इज कि हम लोग 351 पहले भी डील कर चुके हैं एंड 351 सेज कि भाई अक्यूज का एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सिंपल एक बात कही जाती है, सिंपल एक बात कही जाती है कि आप जो है अक्यूज को जनरली एग्जामिन करोगे जब भी आप चाहो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द केस। और दूसरी चीज यहाँ पे कही जाती है कि आप उसको शैल लगा हुआ है, मतलब यू शैल बी एग्जामिन्ड इफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड, और डिफेंस में जाने से पहले बिफोर द अक्विटल, अक्विटल से पहले आप एक बार अगर आपको अक्विटल करना है तो आप उसकी बातचीत सुन के उसको अक्विट कर सकते हो। ये चीज हमने पढ़ी और बस इतना याद रखना है, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेड। ये सेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए मैं आपको इतना ही, मेन जो चीज थी वो यही थी। ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम आफ्टर द क्लोजर ऑफ एविडेंस, ये कहता है एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग में as soon as may be and after the closing of his evidence after concise oral arguments and may before he concludes the oral argument if any submit any memorandum to the court setting forth concisely and under distinct heading the arguments in the support of his case, every such memorandum shall become the part of the record। जनरली क्या होता है कि बातचीत, वैसे तो जज साहब सारी चीजें नोट करते हैं
और जो भी आपके द्वारा आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड पे लाया जाता है, बट फिर भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने आर्ग्यूमेंट्स का एक रिटन सबमिशन देते हो, ताकि जब कोर्ट अक्विटल और कन्विक्शन डिसाइड कर रहा हो तो वो चीज़ को वो समझे, और वो हमेशा रिकॉर्ड का पार्ट बनता है। तो बार बार ये पूछा जाता है कि विल दिस रिटन मेमोरेंडम बी द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो इसका आंसर येस होता है। A copy of every such memorandum shall be simultaneously furnished to the opposite party. No adjournments of the proceeding shall be granted for the purpose of filing the written argument unless the court, for reasons to be recorded, considers is necessary. The court may, if it is of opinion that oral argument are not concise or relevant, regulate such arguments. ठीक है, इसको आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। अब यहां पे जो अक्यूज का एग्जामिनेशन हो रहा है, दैट हो रहा है फ्रॉम द डिफेंस एविडेंस। तो जब अक्विटल के बाद डिफेंस में आप जाते हो, अगर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया होता है, तो जब आप डिफेंस की साइड जाते हो तो डिफेंस में पहले तो अक्विटल के पहले स्टेज में आपने उसको जनरली एग्जामिन कर लिया, और उसके बाद उसको एक कॉम्पिटेंट विटनेस बना के ओथ पे बयान जो होंगे वो यहां पे होंगे। Any person accused of an offense before a criminal court shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together within the same trial, provided that he shall not be called as a witness except on his own request in writing. उसको request देना होगा writing में. His failure to give evidence shall not be subject to any comment by any parties or the court to give rise to a presumption अगेंस्ट हिमसेल्फ और एनी पर्सन चार्ज में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि अगर वो एज अ विटनेस अपियर नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोल दोगे कि वो कन्विक्ट किया जाएगा या वो गिल्टी है। द आइडिया ही हैज अ राइट टू अपियर, यहाँ पे उसका राइट है, बट ये कंप्लायंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जो जुडिशियल सिस्टम है वो इस बात पे है कि अक्यूज तो शांत रहेगा, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है केस को प्रूव करना। सो बिकॉज यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, so till the time you are not proven guilty by a competent court of law, anything that you do not do cannot be against you। ठीक है, तो इस पे प्रिजम्पशन नहीं हो सकता कि भाई इसने ये एज अ विटनेस नहीं आया तो आप वो करोगे। नो इन्फ्लुएंस 343 या 344 में कोई भी बयान लिए गए जो भी ये चीज है, कोई थेफ्ट नॉलेज, ये आप छोड़ सकते हो। ये प्रोविजंस फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस, इन एब्सेंशिया की बात करता है। ये बेसिकली बात करता है कि जब अक्यूज को नहीं लाया जा सकता या उसकी पर्सनल अपीयरेंस डिस्पेंस होती है तो हम प्रोसीडिंग्स को कर सकते हैं। क्योंकि पीछे अभी हमने देखा था कि जो एविडेंस होते हैं अक्यूज के अगेंस्ट वो उसकी प्रेजेंस में लिए जाते हैं। एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल इफ द जज मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड दैट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज is not necessary in the interest of justice or that accused persistently disturbs the proceeding, the judge may, if the accused is represented by an advocate, dispense his attendance and proceed with such inquiry or trial in absence and may at a subsequent proceeding direct the personal attendance। कई बार कुछ बड़े बड़े कुख्यात अपराधी होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, या ऐसे बड़े बड़े टेररिस्ट होते हैं जिनको हर बार कोर्ट में बुलाना जो है वो सही नहीं होता है। हालांकि अब तो ऑडियो वीडियो आ गया है, एक्सप्लेनेशन में भी पर्सनल अटेंडेंस इंक्लूड्स अटेंडेंस थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो वैसे कर सकते हैं, बट दे हैव दिस ऑप्शन कि वो उसको उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं। इफ द अक्यूज्ड इन एनी सच केस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट, मतलब उसकी एडवोकेट की प्रेजेंस में करेंगे तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि हमने जस्टिस कर दिया है। ठीक है, तो अगर उनका एडवोकेट भी नहीं है और पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी है तो फिर वो प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न करके उसको बाद में बुला के अलग से कर सकते हैं। ठीक है, इन एब्सेंशिया ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट तो आप इन एब्सेंशिया कर ही सकते हो, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स, इफ द अक्यूज्ड though not a person of unsound mind, cannot be made to understand the proceedings. The court may proceed with the inquiry and trial, and in case of a court other than the High Court, if such proceeding result in conviction, the proceeding shall be forwarded to the High Court with a report of the circumstances, and the High Court shall pass thereupon such order as it thinks fit। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोर्ट के सामने आता है जो शायद बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है या इनसेन नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति सेन है लेकिन उसको इस तरह से गांव में रहा या कहीं पे रहा जहाँ पे उसने इन सब चीज़ों को देखा ही नहीं कभी, और उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस प्रकार से उसका कन्विक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो अपनी रिपोर्ट लगाएंगे
और हाई कोर्ट जो है इस पे ऑर्डर देगा अगर उनको ऐसा लगता है कि इसका कन्विक्शन जरूरी है, तो कन्विक्शन जो है वो कंफर्म होगा कहीं ना कहीं आपके हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये आ गया आपका 219। ये कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। इसको हम बोलते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूशन। एडिशनल प्रोसिक्यूशन सिंपल है, आपको पता है कि भाई अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए, उसका ट्रायल शुरू हुआ, इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल शुरू हुआ, एंड यू फाइंड दैट समबडी एल्स हैज कमिटेड द ऑफेंस टुगेदर और अदरवाइज, तो किसी को भी डायरेक्ट लाने का पावर जो होता है यहीं पे, इसीलिए मैंने बोला था जब मैंने आपको कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताया था कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। देखो, वेयर इन एनी कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इट अपियर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज, जिसको अक्यूज नहीं बनाया गया, has committed any offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which appears to have been committed. When such person is not attending the court, he may arrested or summoned as the circumstances may require. Any person attending the court, although not under arrest or upon a summon, may be detained by such court for the purpose of inquiry into or trial of the offense. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के सामने मान लीजिए वो एज अ विटनेस अपीयर हुआ था, या विटनेस अपीयर हुआ था लेकिन उसके लिए कोई अरेस्ट या समन्स भी नहीं थे, वो ऐसे ही आया हुआ था उस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए, तो उसको भी डिटेन करने का राइट है कोर्ट के पास अंडर 358 क्रॉस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, तो द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश एंड द विटनेस इज रीहर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, द केस प्रोसीड हैज बीन अक्यूज्ड टू कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन विच, subject to the provisions of clause A, the case may be proceed as if such person has been an accused person when the court took cognizance of the offense upon which the inquiry was coming। तो रिलेटिंग बैक की डॉक्ट्रिन यहां पे भी लग रही है कि अगर किसी को भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन में ऐड किया गया तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसका कॉग्निजेंस शुरुआत में ही ले लिया गया था। बस यहाँ पे दो चीजें याद रखना कि एक तो पहली चीज ये याद रखना, ये कोर्ट के पास पावर है कि जिसको समन्स या अरेस्ट वारंट जिसके खिलाफ इशू नहीं किया गया था लेकिन वो पर्सन कोर्ट में है, तो उसको डिटेन करने का पावर है कोर्ट के पास। इन एडिशन टू दैट, अगर आपने किसी भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन को किया है तो जो प्रोसीडिंग्स है वो अफ्रेश चलेंगे, विटनेसेस को वापस से बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि प्रिजुडिस हो रहा है या नहीं, आप रीहर्ड करोगे और सारी चीजों को करोगे। इसके बाद जो आ जाता है आपका कंसेप्ट, वो आ जाता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का। देखो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का क्या मतलब होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि कंपाउंडिंग का मतलब हो गया कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ऑफेंसेस का। हम देखें दो तरीके से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। एक तो आपका प्ली बार्गेनिंग में हो रहा था, ठीक है, तो प्ली बार्गेनिंग में तो कहीं ना कहीं आप बार्गेन कर रहे थे सेंटेंस की, कि आप अपने उसको मान रहे हो और आप जो है कम सजा का बार्गेन कर रहे हो। यहाँ पे भी सिमिलर चीज है, यहाँ पे भी सिमिलर चीज है जहाँ पे बोलते हैं कि आपने दोनों पार्टीज मिलके किसी भी ऑफेंस को कंपाउंड करती है। वहां पे जनरली क्या है, कोर्ट के साथ पहले आपका बार्गेनिंग होता है कि कोर्ट आपको इसके लिए अलाउ करे कि आप जो है प्ली बार्गेनिंग में जाओ और म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में जाओ। यहां पे डायरेक्ट हो सकता है। अब इस पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में याद रखिएगा 359 के बारे में, कि पहली चीज तो किसी भी ऑफेंस की कंपाउंडिंग आउटसाइड दिस सेक्शन नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में जो ऑफेंसेस हैं या जो प्रोसेस है उसी के तरह थ्रू कंपाउंडिंग हो सकती है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें दो क्लॉज हैं। क्लॉज 1 में जो ऑफेंसेस हैं वो बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के कंपाउंड किए जा सकते हैं, और यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ भी दिया हुआ है कि थेफ्ट हुआ है तो द ओनर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, असॉल्ट हुआ है तो जिसके साथ हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसके साथ, यहाँ पे पार्टी भी दी होती है कि कौन कंपाउंड कर सकता है, किसी के गार्जियन या कोई और कोर्ट या कोई और व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता। और जो कॉलम 2 है, क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि ऐसे ऑफेंस जो कोर्ट की सहमति से हो सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट हो सकते हैं। तो दो क्लॉजेस में ये फर्क है 1 और 2 में। ठीक है, अब 2 में देखिए क्या कहता है, 2 में लिस्ट ऑफ वो कहता है, बट इसके आगे के जो प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है। When an offense is compoundable under this section, the abatement of such offense or attempt to commit such offense or with the accused is liable under subsection 5 of 190 may be compounded in like manner। इसका सिंपल मतलब है कि ऊपर दी हुई लिस्ट में अगर कोई भी ऑफेंस दिया हुआ है तो उस ऑफेंस का अटेम्प्ट या उस ऑफेंस का अबेटमेंट, इन दोनों को भी हम मानेंगे कि इनकी कंपाउंडिंग हो सकती है। भले ही ऊपर सिर्फ ऑफेंस दिए हुए हैं
लेकिन उसमें जो अटेम्प्ट और अबेटमेंट है वो भी इंक्लूडेड है। when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is a child or unsound mind, any person competent to contract on this behalf with the permission of the court compound। अब ये कहता है कि अगर कंपाउंडिंग ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा होनी है जो अदरवाइज तो कंपाउंड कर सकता था, चाहे वो क्लॉज 1 में फॉल कर रहा है चाहे वो क्लॉज 2 में फाइल कर रहा है, लेकिन अगर वो चाइल्ड या अनसाउंड है तो भले ही वो क्लॉज 1 में कर रहा हो, लेकिन फॉल कर रहा हो, बट वो बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के कंपाउंडिंग नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति उसका नेचुरल गार्जियन है या उसका कोई भी लीगल गार्जियन है, तो ही हैज द पावर टू कंपाउंड बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अपने किसी बेनिफिट के लिए कंपाउंड कर रहा हो, तो कोर्ट हमेशा अलाउ करेगा, तभी हो सकता है अगर माइनर या अनसाउंड माइंड का है। when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is dead, the legal representatives under CPC can do। ठीक है, वो नहीं डेड है तो उसके अंदर कर सकते हैं। when the accused has been committed for trial or when he has been convicted and an appeal is pending, no composition of the offense shall be allowed without the leave of the court to which he is committed or the। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रायल के लिए आपको कमिट कर दिया गया है, मतलब ट्रायल की डेट आ चुकी है या फिर आपको का कन्विक्शन हो चुका है और आपकी अपील पेंडिंग है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपाउंडिंग के लिए आपको लीव ऑफ द कोर्ट की जरूरत है, भले चाहे आप क्लॉज 1 में फॉल कर रहे हो या क्लॉज 2 में फॉल कर रहे हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इट कि अगर आप क्लॉज 1 में फॉल कर रहे थे तो बिना कोर्ट की परमिशन से कर सकते थे, बट ट्रायल के या कन्विक्शन के या अपील से पहले कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एक बार कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल हो गया तो उसके बाद जो कंपाउंडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ परमिशन ऑफ द कोर्ट से होगी। कोर्ट पागल नहीं है कि वो वहां पे ट्रायल कर रहा है और आप बाहर जाके कॉम्प्रोमाइज कराओ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको एक बार करना ही है तो आप ट्रायल से पहले कर लो। क्लॉज 1 में आपको करना है बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के, तो आप उससे कर लो, नहीं तो आप क्लॉज 2 में भी कर लो परमिशन ऑफ द कोर्ट से, लेकिन ट्रायल के पहले। ट्रायल के बाद तो आपको लीव चाहिए ही होगी। A high court or the court of session acting in exercise of its power under revision अंडर 442 में अलाउ अ पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रही होगी अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, तो उनके पास भी कंपाउंडिंग का पावर है। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द अक्यूज्ड बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लाइबर आइदर टू एनहांस पनिशमेंट और पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड। तो अगर आपका प्रीवियस कन्विक्शन है जिसकी वजह से आपको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगा या डिफरेंट काइंड, कई बार बीएनएस में लिखा होता है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो इतनी सजा है, सेकेंड टाइम ऑफेंडर है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर आपका प्रीवियस कन्विक्शन एग्जिस्ट करता है तो इन दैट केस जिससे आपको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिल सकती थी, तो आप उसका कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ अक्विटल ऑफ द अक्यूज विद हुम द ऑफेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सेक्शन वो पुराने वाले 300 में डबल जोपार्डी वाले कंसेप्ट में भी देखा था कि जो क्या नाम है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है वो अक्विटल होता है, तो वहां पे आपको डबल जोपार्डी का बेनिफिट मिलता है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि अगर कोई भी ऑफेंस कंपाउंड हुआ है तो कंपाउंडिंग का नेचर क्या होगा, क्या आपको डिस्चार्ज किया जाएगा या आपको अक्विट किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो आपको अक्विट किया जाएगा, डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी भी स्टेज में कंपाउंडिंग हो रहा है आपका अक्विटल होगा। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कैन ओनली बी डन अंडर सेक्शन 358 एंड नॉट बियॉन्ड दैट। अब एक आता है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन 360। इसको मैं बड़ी अच्छी एक कहानी से समझाता हूं, ठीक है, और आपको ये कहानी बड़ी समझ में आ जाएगी। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है। देखो आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन जो होता है वो हमेशा स्टेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट जब प्रोसिक्यूट करता है तो स्टेट के पास ऑप्शन होता है कि वो प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करके प्रोसीडिंग्स को भी खत्म कर सकता है। जनरली होता यह है कि अ, ये जनरली देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। जब पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो जो दूसरे लीडर्स होते हैं उनको डाल देते हैं जेल में। फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो अपने चार्जेस को विड्रॉ कर लेती है। सो क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूट करती है। इसका एक बड़ा अच्छा केस था। क्या हुआ था, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ये आपको हमेशा याद हो जाएगा। 360 हुआ क्या था कि ये था साउथ का अपना वीरप्पन था, आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि साउथ के एक किसी मूवी स्टार को, पता नहीं चिरंजीवी जी थे या जो भी थे, उनको किडनैप कर लिया था, ठीक है। अब जब किडनैप कर लिया था तो किडनैप करने से क्या हो गया था, वहां पे रॉयट्स की सिचुएशन आ गई थी और लोग सुसाइड करने लगे थे कि उनके सुपरस्टार को जो है
आपने अरेस्ट कर लिया और आप उनको छुटवा नहीं पा रहे हैं, तो वॉयलेंस इतनी बढ़ गई थी कि एक आध लोगों ने सुसाइड कर लिया था इस बात पे। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो रही थी, तो कोर्ट में स्टेट गया था कि हम अपना प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उस केस में कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया था, क्योंकि विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन में भी कोर्ट की कंसेंट से होता है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कहती है, जनरली कोर्ट अलाउ कर देता है, लेकिन इस केस में कोर्ट ने नहीं अलाउ किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स या जिन आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी जान दी है उसको पकड़ने के लिए, और आप उसको छुड़वाना चाहते हैं ऑन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो आपकी ड्यूटी है, तो उसको फिर नहीं प्रोसिक्यूशन ड्रॉप किया गया था। तो ये केस था। बट इसको आप याद रखते हुए ये समझिए कि स्टेट के पास पावर है कि वो प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर इस सेक्शन को अगर हम देखें, तो द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंचार्ज ऑफ द केस में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, या कंसेंट ऑफ द कोर्ट इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट की कंसेंट के बिना आप कर सकते हो। इट इज ऑलवेज डन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट at the time before the judgment is pronounced. At any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person, either generally or in respect of one or of offenses. सारे चार्जेस ले सकते हो या किसी ऑफेंस के ले सकते हो। एंड अपॉन सच विड्रॉल, और अगर इस तरीके का विड्रॉल हुआ है, इफ इट इज मेड बिफोर द चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुए थे और विड्रॉ कर लिया गया है, तो अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेम्ड, तो फिर उसको अक्विट कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस वाज अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन या सेंट्रल एक्ट और ये सारी चीजें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसी को करा जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर देन नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉल विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू द विक्टिम। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये तो पॉइंट सिर्फ इतना बोल रहा है कि सेंटर के अगेंस्ट अगर ऑफेंस है, सेंट्रल लॉ के अंडर है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया होगा वही जो है उनकी कंसेंट को लेके आएगा, मूव टू द कोर्ट टू इट्स कंसेंट टू विड्रॉ। तो ये चीज तो ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी को जो विक्टिम होती है, वो विक्टिम होता है या होती है, उसको आप जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। ओनली आफ्टर द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप जो है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कर सकते हो, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। ठीक है। ये हम 361 पढ़ ही चुके हैं। सबमिशन, सबमिशन जब क्या नाम है, वो नहीं दे पाते हैं सजा, तो वो कमिट कर देते हैं सीजीएम साहब को। ये हमने कॉग्निजेंस में पढ़ ही लिया। केस शुड बी कमिटेड 362 भी पढ़ लिया। कॉइनेज और स्टैम्प्स ये छोड़ सकते हो, ये भी पढ़ लिया। 364 भी, ये कॉग्निजेंस में सारे पढ़ चुके हैं हम लोग, आप एक बार देखना। ठीक है, चल 365 से फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटे मोटे सेक्शंस हैं इसमें भी जो आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर डायरेक्ट हमें बेल पे पहुंचना है। कहाँ पे आ गए हम? 365 पे। हे भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा ही होता जा रहा है। 365 और 366 तक पढ़ लो पहले। 366 तक ये चैप्टर तो पूरा कर ही लेते हैं, चलो एक मिनट। कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्शियली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्शियली बाय अदर। मतलब एक मैजिस्ट्रेट साहब ने आधे एविडेंस रिकॉर्ड किए, चाहे इंक्वायरी के चाहे ट्रायल के, फिर उनका ट्रांसफर हो गया या उनका रिटायरमेंट हो गया या कुछ भी हो गया। Whenever any judge or magistrate having heard and recorded the whole or any part of the evidence in any inquiry or trial ceases to exercise jurisdiction therein and succeeded by another judge or magistrate who has or whose exercise such jurisdiction, the magistrate so succeeding may act on the evidence so recorded by the predecessor or partly recorded by the predecessor and partly by him। तो ये हो ही सकता है, provided that if the succeeding judge or magistrate is of the opinion that further examination of any witness whose evidence has already been recorded is in the interest of justice। तो वो तो जनरली भी उनके पास रिकॉल की पावर है किसी भी विटनेस को कभी भी बुलाने की, तो उसी पावर को एक्सरसाइज करके ये कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स से पूछा जाएगा। और ये कोर्ट टू बी ओपन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कि कोर्ट टू बी ओपन, द प्लेस इन विच एनी criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offense shall be deemed to be a open court to which public generally may have access so far as that can be conveniently contained them। जैसे आप देखते हो कुछ बड़े, अब मान लीजिए किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट केस हो गया, तो वहां इतनी भीड़ आ जाएगी तो उसको रोकना पड़ सकता है, बट जनरली जितना कन्वीनियंट है पब्लिक के लिए ओपन एक्सेस रहेगा कोर्ट्स में। Provided that the presiding judge, if it thinks fit, order at any stage of inquiry or trial of any particular place that the public generally
और एनी पर्टिकुलर पर्सन शैल नॉट हैव एक्सेस टू और बी रिमेन इन द रूम। ठीक है, तो वो मना कर सकते हैं, उनके पास पावर है। जनरली कोई विक्टिम है, कोई बच्ची है, तो उसके सामने अक्यूज को नहीं आना चाहिए, अपन ने पहले भी देखा था, तो उस कंटेक्स्ट में वो मना कर सकते हैं। और सेक्सुअल ऑफेंसेस की केस में हमेशा इन कैमरा होगा। ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात है, ये किस में होगा? इन कैमरा होगा। प्रिसाइडिंग जज इफ थिंग्स फिट ऑन एन एप्लीकेशन मेड आइदर बाय द पार्टीज अलाउ एनी पर्टिकुलर पर्सन टू हैव एक्सेस और टू रिमेन इन द रूम और बिल्डिंग यूज्ड बाय द कोर्ट। तो अगर पार्टीज एप्लीकेशन करती हैं तो किसी किसी को अलाउ किया जा सकता है, बट जनरली इट इज इन कैमरा प्रोसीडिंग। In camera trial shall be conducted as far as practicable by a woman judge or magistrate. Where any proceedings are held under subsection 2, it shall not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding except with the previous permission of the court. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जब आप देखते हो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस हुए हैं, रेप के या बाकी, तो ये जो मीडिया होती है इनके पास भी प्रिंट करने का अथॉरिटी नहीं होता है। अगर इनको केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ भी लिखना है तो दे हैव टू गेट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम तो वैसे भी नहीं रिलीज की रिवील की जाती है बीएनएस में भी, लेकिन यहां पे भी कहा गया है कि आपके पास कुछ भी प्रिंट और पब्लिश करने के लिए जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड द बैन ऑन प्रिंटिंग पब्लिकेशन ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू ऑफेंस ऑफ रेप may be lifted subject to maintaining confidentiality of the name and address of the parties। कोर्ट अगर चाहे तो रेप के केसेस में, क्योंकि दूसरा साइड भी होता है कि लोगों को सेंसिटाइज भी करना है और जो इस तरह के ऑफेंसेस हैं उनको कम भी करना है, तो उससे प्रोवाइजो में कोर्ट कर सकता है। बट जनरल रूल ये है कि प्रिंट नहीं किया जाएगा। तो इससे सवाल 100% पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप आते हैं इस पे, तो अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो है कि प्रोविजंस एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखो यार, ये अनसाउंड माइंड वाले से आज तक कभी कोई सवाल पूछा नहीं गया है, बट आप चाहना तो इसको खुद से पढ़ना, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ इतना बोलता है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का है तो उसका ट्रायल्स जो है वो स्टे कर दिया जाएगा। अगर जो अक्यूज्ड है वो अनसाउंड माइंड का है तो उसका ट्रायल स्टे कर दिया जाएगा। थोड़ा सा मेडिकल एक बनती है कमेटी उसके द्वारा, और जब तक वो सेम नहीं हो जाता तब तक ट्रायल रिज्यूम नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है। वैसे इससे कभी कोई सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, इसके साथ में अब जो नेक्स्ट चीज हमको पढ़नी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से भी सवाल नहीं आते हैं, सीधे हम जजमेंट पे मूव करेंगे। इसके बाद 392, तो कल की क्लास से हम जजमेंट का पढ़ेंगे, विटनेस कॉम्प इससे सवाल एक बनेगा। ठीक है, कल हम जजमेंट और कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस पढ़ लेंगे। ये तो छोटा है, बता भी चुका हूं, बट इसको बता दूंगा क्योंकि इससे सवाल आता है। और उसके बाद अपील और बेल बचा है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, तो इसको आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।